Hello, I am Dr. Mohammad Shafiq and I passed my FMG in 2023. Now I am working in Kolkata and we are at MedC Talk Show. Hi, I'm Dr. Siddhanta. I'm from Nasik, Maharashtra and I've passed my FMG in 2024. Right now we are at MedC Talk Show. हाय डॉक्टर्स, आप दोनों ने MBBS अब्रॉड की जर्नी खुद एक्सपीरियंस की है। आज हम बात करेंगे उसी जर्नी, स्टूडेंट लाइफ, FMG, मिथ्स और उन सब कंसर्न के बारे में जो एक हर नीट एस्पिरेंट और पेरेंट्स के दिमाग में होते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप दोनों ने MBBS अब्रॉड किया है, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज अबाउट अप्स एंड डाउन्स। चाहे वो नए लोग हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो पढ़ाई कैसी होगी उसके बारे में हो, बट ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस एंड द पीपल वर वेरी सपोर्टिव एंड ओवरऑल इट वाज एक्सपीरियंस टू रिमेंबर। Actually at first like it was बहुत ज़्यादा डर था कि कैसे होगा, क्या होगा वहाँ जाके, न्यू कल्चर, न्यू ट्रेडिशन, एवरीथिंग वाज न्यू। बट जब हम वहाँ पे गए बहुत जल्दी सेटल डाउन हो गए, एवरीथिंग गॉट सो स्मूथ। तो कभी पता ही नहीं चला सब कुछ कब इतने स्मूथली 6 साल गुजर गए और सब कुछ इतना अच्छा रहा कि फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऐसा कुछ ये करने की। सो इट वाज वेरी नाइस। चलिए अब सबसे पहले उस जर्नी के बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे एग्जैक्टली उस स्टेज पर है जहाँ पे आप कुछ साल पहले थे, द डिसीजन मेकिंग स्टेज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर ही क्यों बनना? देखिए, इस चीज़ का जवाब तो खुद आप दे सकते हैं कि क्यों डॉक्टर बनना। क्योंकि लोग बोलेंगे कि आपको डॉक्टर बनना है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे। लोगों के बोलने से अगर करने लगे चीज़ें तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं लोग। लेकिन डॉक्टर क्यों बनना है और कैसे बनना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये मैंने अपने लिए खुद चूज़ किया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं और उस चीज़ पे कि मैं आगे लोगों के सर्व करूं, या जो भी मेरी थॉट प्रोसेस था उस टाइम में, उसके हिसाब से मैंने सोचा कि ये करियर पाथ मेरे लिए बेस्ट है। सेम विथ मी कि मुझे बचपन से ही ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ भी हो जाए, वो मेरा गोल सेट था। बीच में बहुत ही आ गया था कि आई चेंज माई करियर, सब कुछ ये, बट फिर मैंने बोला कि दूसरा करके मैं जिस चीज़ में खुश नहीं रह पाऊंगी मुझे वो करनी ही नहीं है। तो मेरा कंफर्म था कि आई हैव टू डू द MBBS एनी हाउ, कुछ भी चलेगा मुझे, बट आई हैव टू कंप्लीट इट। तो मैंने इसीलिए आई हैव डन एवरीथिंग फॉर इट। नीट जर्नी कैसी थी आपकी? नीट जर्नी की बात ना करें तो बेहतर है लेकिन अब जब टॉपिक उठ गया है तो बात कर लेते हैं। नीट वाज, जैसे मैंने पहला नीट दिया, फर्स्ट नीट गॉट कैंसल्ड। अब इंसान प्रेशर में कि अब दूसरा फिर से देना है, वो भी विद इन 2 months। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड इट वॉज लाइक कि अब क्या करें क्या नहीं करें, कैसे पढ़ें। विद इन 2 months इट्स नॉट दैट ईजी टू डू इट। तो जो भी था कोशिश किया उसमें, इट वॉज नॉट अप टू द मार्क, बट एट द एंड इट वॉज somewhat an horrible experience to not to remember, to be honest. सेम विथ मी, क्योंकि उस टाइम पे जस्ट नीट इंट्रोड्यूस हुई थी, 1 ही साल हुआ था आई गेस सो, और एवरीथिंग वाज न्यू उस टाइम पे क्योंकि नेशनल एग्जाम थी, नेगेटिव मार्किंग था, उसकी कभी आदत ही नहीं थी। जितना हो सका फॉर द फर्स्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से किया, हमारा फुल पूरा ये दिया। बट फिर जैसे गॉड की इच्छा थी कि हाँ बाहर जाके पूरा एक्सपीरियंस करना है, तो वही करके आए, पूरा कंप्लीट किया and we are happy for that। तो बस So MBBS अब्रॉड का आइडिया पहली बार कैसे? मेरे लिए मेरा दोस्त है एक, उसने मेरे दिमाग में आइडिया डाला कि देख अब नीट दे के ट्राई कर लिया है तो कोशिश करते हैं कि बाहर में क्या है देखते हैं, एक बार पता करते हैं। तो that is where it all began, I would like to say that। और मेरा भी वैसा ही था कि पहले तो इंडिया में ही ट्राई कर रहे थे और उस टाइम पे बहुत देर तक लिस्ट लगती थी, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। तो वो तो लिस्ट देखते देखते ये होगा, तो BAMS BHMS के मिल रहे थे, डेंटिस्ट के मिल रहे थे, जो करना ही नहीं था वो साइड। तो फिर इसके बाद में फिर मैंने ये ऑप्शन भी एक एक्सप्लोर करके रखा हुआ था इसमें कि लास्ट में कि नहीं हुआ तो मैं ब्रेक तो बिल्कुल नहीं लूँगी, आई डायरेक्टली गो, फिर कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी MBBS इज अ लॉन्ग जर्नी, यू कैन टेक ब्रेक्स और वो। तो फिर इस कारण मैंने डायरेक्टली वो सारी चीज़ें देखी कि कैसी यूनिवर्सिटीज़ है, क्या है, सारा मैचअप होता है नहीं होता है, घर वालों पे क्या, एंड देन यस आई वेंट फॉर इट। ओके, इंडिया की प्राइवेट MBBS और MBBS अब्रॉड में क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किया? पैसा एग्जैक्टली Basically, it's पैसा। इतना पैसा अगर हम अफोर्ड कर सकते तो ऑब्वियसली वी वुड हैव स्टडीड हियर। लेकिन जब आप पढ़ाई को देखो, एंड इंडिया में भी वी स्टार्टेड टू स्टडी प्राइवेट में भी, द एजुकेशन इज नॉट अप टू द मार्क, नीदर इज इट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, बट स्टिल इट्स नॉट अप टू द मार्क। तो जब इतना पैसा लगाना है, उससे कम में जब हो सकता है काम, तो वाई
इन्वेस्ट इट ऑन समथिंग नॉट दैट वर्थ इट। सेम वही है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 60-70% मिडिल क्लास जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी हो। एंड ऐसे भी नहीं वी आर सिंगल चाइल्ड, सबके भाई बहन है, तो एक के ऊपर ऐसा है घर वाले पूरा ये नहीं दे सकते। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो कि कैसे सबका एक करके अपन साथ चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली इसीलिए ये बजट में था, हमारा सपना भी पूरा हो रहा था, सारी चीजें बैठ रही थी। सो इस कारण घर वाले भी थोड़ा हाँ स्टार्टिंग में ये थे, बट आफ्टर दैट दे ऑल्सो गॉट कंफर्टेबल और हाँ उनको भी ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि हाँ कर सकते हैं, ये हो सकता है। फिर आई टुक द डिसीजन। क्या आप दोनों ने भी कभी वो प्रेशर फील किया है कि एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है? प्रेशर? व्हाट प्रेशर? ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ये बोलना झूठ होगा। प्रेशर हर किसी को फील होता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट के क्या होगा क्या नहीं होगा, द अनसर्टेनिटीज, कुछ भी होता है तो प्रेशर रहता है। बट ऑल यू हैव टू डू इज गो थ्रू इट एंड थिंक कि यू कैन डू इट एंड ऑब्वियसली यू विल डू। मेन चीज वही है, कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि प्रेशर एग्जाम ही चीज वैसी है जो प्रेशर बिल्डअप करती ही करती है, फिर वो कोई भी रहे इररिस्पेक्टिव, वो चीज है ही इसके लिए तुम्हारा वो टेस्ट कर सके। तो वो चीज फियर अच्छा भी है, तुम फियर के कारण बहुत सारी चीजें तुम करते हो एटलीस्ट तुम, बिकॉज इट्स लाइक अ डू और डाई सिचुएशन, यू कांट डू एनीथिंग। सो वो मुझे लगता है कि वो चीज अच्छी भी है, बट ओवर उस चीज को एग्जैजरेट करना भी नहीं अच्छा है, क्योंकि वो फिर खराब ही करेगी, फिर कुछ अच्छा नहीं करेगी। सो या फियर तो होता है, सबको होता है, नो डाउट। सो जब भी एमबीबीएस अब्रॉड की बात होती है, स्टूडेंट से ज्यादा पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं। सेफ्टी, डिस्टेंस, एकेडमिक्स, फ्यूचर, बहुत सारे कंसर्न होते हैं। चलिए उस फेज के भी बारे में बात करते हैं। एंड आई वांट टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब घर पे बोला कि एमबीबीएस अब्रॉड जाना है तो रिएक्शन क्या? पहले तो बोले थे क्या होता है ये सब क्यों करना है तुम्हें, इंडिया में सब कुछ हो जाएगा। बट इट वाज जेन्युइन कि इतनी दूर कैसे जाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। बट इवेंचुअली दे एडजस्टेड टू इट, दे थॉट कि चलो ठीक है, एक नया पाथ है तो ट्राई करना चाहिए। मेरे घर में तो लाइक व्हेन आई फर्स्ट टोल्ड क्या क्यों जाना है, इतना ये है नहीं, कुछ यहाँ पे ग्रेजुएशन कर ले, कुछ भी कर ले, क्यों ये करना है। तो फिर मैंने उनको बहुत समझाया, सारा एक्सप्लेन किया कि ऐसे नहीं, मुझे तो करना है, मैं तो ये नहीं करूँ, फिर या तो मैं ब्रेक लूंगी, पर ब्रेक तो मुझे भी नहीं लेना है, तो फिर क्या करे इस कारण। तो फिर मैंने उनको अच्छे से समझाया, अगर देन आफ्टर दैट फिर वो थोड़ा थोड़ा अडाप्ट करने लगे खुद को, जैसे टाइम पास होते गया, वो लोगों को पूछते गए कि कैसा होता है, क्या होता है, क्योंकि उनके लिए न्यू था ये सारे, और बिकॉज आई एम द एल्डर वन, तो उनके लिए फर्स्ट टाइम ही सब कुछ ये एक्सपीरियंस करना था, तो उनको भी इतना नहीं पता था, तो वो लोगों को पूछते गए कि कैसे होगा, क्या होगा, एंड और फिर उनको रीअश्योरेंस मिलते गया, फिर वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होने लगे कि नहीं ठीक है हो सकता है। नहीं तो उनको ऐसे कि लड़की है कैसे भेजेंगे, वापस तो नहीं आ जाएंगे, चलो पैसे तो भर देंगे, पर अगर उसको अच्छा नहीं लगा वहाँ पे एनवायरनमेंट, खाना पीना, पहले से इतनी उस टाइम में मैं बहुत पतली थी, तो दे वर लाइक कि खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, क्या होगा वहाँ पे, सर्वाइव कैसे कर पाएगी, भाग के तो नहीं आ जाएगी वापस, तो हमारे पैसे तो गए। तो फिर ऐसे था उनका, तो फिर नहीं, पर उनको कॉन्फिडेंस मिला, ठीक है लेट्स गिव अ ट्राई एंड देन वी वेट। पेरेंट्स का बिगेस्ट फियर क्या था? बिगेस्ट फेयर मेरे हिसाब से तो इट वाज द न्यू पीपल, द न्यू एनवायरनमेंट, प्लस सबने सुना हुआ था कि रशिया इज लाइक वेरी कोल्ड, कैसे हमारा, क्योंकि आई हैव लिव्ड इन सऊदी अरेबिया एंड इट वाज लाइक 40 डिग्रीज 45 डिग्रीज उस टेम्परेचर से अचानक से गोइंग टू रशिया -30s -40s में, दैट वाज वन डिफरेंट थिंग। तो पेरेंट्स वही सोच रहे थे कि ये अडेप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और उसके बाद फिर लोग कैसे होंगे, एंड यू नो हाउ इंडियन मीडिया पुट्स इट इन ऑन द न्यूज़ इन द मूवीज कि रशियन लोग ऐसे हैं, रशियन लोग वैसे हैं, तो बहुत सारी चीजें थी। एग्जैक्टली रशियन माफिया वाले रशियन लोग गुंडे होते हैं, तो उसकी वजह से डर था। लेकिन फिर उन लोगों ने सोचा कि क्या करें, बच्चे के लिए करना पड़ेगा, तो दे जस्ट थॉट थ्रू इट एंड दे वेंट विद इट। मेरे घर में तो लाइक फर्स्ट कंसर्न वाज सेफ्टी, की लड़की को बाहर भेज रहे, पहले तो अकेले भेज रहे, ना छोड़ने जा सकते ना लेने आ सकते, सारी चीजें कैसे मैनेज करेंगे, हैंडल कर पाएगी क्या। और इससे पहले कहीं बाहर मतलब हॉस्टल वगैरह में भी नहीं रही हूँ मैं कभी, डायरेक्टली घर से फर्स्ट टाइम गोइंग आउटसाइड, वो बहुत ज्यादा ही हो जाता है। मतलब तुम इतना कंट्री छोड़ के ही बाहर जा रहे, ऐसे भी नहीं कि तुम सिटी छोड़ के कहीं दूसरे सिटी में जा रहे हो, हॉस्टल में जा रहे हो, नो, यू आर डायरेक्टली लिविंग द कंट्री, और बहुत बड़ी बात है उस चीज का उस टाइम पे। तो घर वालों को वही था, सेफ्टी का कंसर्न था कि ठीक है हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वहां पे कैसे है पता नहीं, कोई देखने को नहीं है, क्या है, कैसे करेगी, खाने पीने का कैसे है, तो वो सारे सबसे मेन कंसर्न तो मेरे घर वालों का सेफ्टी ही थी। और जो उनका
बहुत सारा, मतलब जैसे मैं फर्स्ट ईयर में गई, सारा मैंने देखा कि मैंने बोला मुझे तो जेन्युइनली अभी तक का पूरे 6 इयर्स में, मतलब मैं जितना रही हूँ ना, रेसिज्म है रशिया में कुछ नहीं, सबसे सेफेस्ट कंट्री लगी। जितना मैंने दूसरे कंट्रीज का सुना है, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे कि तुमको रेसिज्म है, इंडिया, वहां पे तुमको लिटरली द पीपल विल अडोर यू, रशियन पीपल्स वो हमेशा तुमको अडोर करेंगे कि अरे तुम बहुत सुंदर हो, खुद से आके कॉम्प्लीमेंट देंगे। और कभी मुझे सेफ्टी का 1% भी वहां पे कुछ हैम्पर हुआ है कभी नहीं लगा वो चीज। तो एट द एंड आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया? पेरेंट्स खुद ही कन्विंस हो गए थे बेसिकली कि अब कोई और ऑप्शंस है नहीं अवेलेबल एज सच, प्राइवेट में जा नहीं सकते, गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पेरेंट्स ने सोचा कि जब डॉक्टर, इसका खुद का ख्वाब है, सपना है कि डॉक्टर बनना है, तो दे हैड टू टेक दैट पाथ एंड दे हैड टू से ठीक है चलो कर लो, और क्या कर सकते हैं। भाई घर वाले फिर एक टाइम के बाद हो गए थे ठीक है इसको करना है। ये खुद उनका क्या था, हम तो भेज देंगे, तू प्रिपेयर है क्या, मेन तेरे ऊपर है, क्योंकि जाना तुझे, करना तुझे, हम सिर्फ पैसे भरने का काम कर रहे हैं, हम एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे हैं। बट जो आगे का है वो सारा पाथवे तेरा खुद का है, तू अगर रेडी है, तू कर पा सकती है तो जा। देवर लाइक ऐसे कि तू है रेडी हर चीज के लिए, तू कर सकती है, तू सरवाइव कर सकती है, तू सारी चीजें, तो हम तेरा पूरा साथ देंगे। So, जब कन्विंस हो गए और अब एयरपोर्ट पे पेरेंट्स को बाय बोलते वक्त क्या हुआ? ठीक है, हमारे तो पेरेंट्स बोल रहे थे कि रोना होना मत, वैसे भी यू नो द नॉर्मल इमोशनल सीन्स के, रोना मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। भले पीछे वो रो रहे हैं लेकिन हमें बोल रहे हैं कि रोना मत। दैट वाज लाइक मोस्टली द इमोशनल पार्ट, उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं था आई गेस। वही खुद को भी काउंसिल कर रहे थे, हमें भी काउंसिल, अरे कुछ नहीं 8-10 महीने में भी आ जाओगे, अभी ऐसे टाइम चला जाता है, तुम तो अभी आ जाओगे, कुछ नहीं, अच्छे से रहना, बहुत ही। भले मैं जैसे ही मुड़ी वहाँ उनके, मुझे पता है उनके आंखों में आंसू आए हैं कि चली गई, अब पता नहीं हम कब उसको देखेंगे, क्या होगा, कैसे उसको वापस इतने मंथ्स तक हम ये नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे ये है, बस वही था कि इमोशनल उस टाइम पे बहुत, मतलब वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हम उस टाइम पे, वो जो बंदा जाता है उस टाइम पे वो समझता है। तो क्या आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट भी आया था जब आपके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं मत जाओ, यहीं रह जाओ, एक साल और प्रिपेयर करो? नहीं, इनिशियली जब फर्स्ट दिया था तो दे थॉट के और प्रिपेयर कर लो और ये कर लो, क्योंकि नो वन वांट्स टू सेंड देयर चाइल्ड अवे, क्योंकि वो चाहते कि जितना हमारे पास रहे, जितना क्लोज रह के पढ़े, जितना जो, मतलब दे ऑब्वियसली एनीवन वुड वांट इट, बट फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, नो अदर ऑप्शंस एंड द सेम आंसर आई वुड से कि कुछ नहीं कर सकते। बस मुझे वैसे ब्रेक तो लेना नहीं था, मैंने उनको भी बोल दिया था, उनका भी था कि मत ही ले, उससे अच्छा एक काम कर ले, दूसरी कोई फील्ड सिलेक्ट कर ले, जो मुझे करना ही नहीं था। तो फिर ऑप्शंस तो 0 हो गए थे उसके बाद में, तो बस फिर वो कंफर्म हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं उस सेगमेंट पर जिसके बारे में स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्यूरियस होते हैं, स्टूडेंट लाइफ अब्रॉड। इंस्टाग्राम पर सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लगता है, राइट? लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या होती है, अब हम आपसे जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, हॉस्टल लाइफ कैसी? हॉस्टल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, एक टॉक शो शायद कम पड़ जाए बट ठीक है, लेकिन इट इज वेरी नाइस एंड इन सम सेंसेस very scaring as well, but life is all about balances and hostel life is all about balance I guess. हॉस्टल लाइफ सारी अप्स एंड डाउन्स पे होती है, फ्रेंड्स पे डिपेंड करती है, तुम्हारे आजू बाजू क्या है उस चीज पे बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि तुम पहली बार बाहर जाते हो, सारी चीजें मतलब न्यू होती है तुम्हारे लिए, तो सारी चीजें सॉर्ट आउट करना है करना, उसके लिए थोड़ा टाइम चला जाता है, बट वंस यू आर सेट देन यू आर सेट। फूड कैसे मैनेज किया? फूड क्या बोले, इंडियन खाना मिल रहा था, बस जी रहे थे, खा रहे थे। अभी फूड का देखो, वो तो मेस है, मेस तो इंडिया में भी तुम किसी भी हॉस्टल में चले जाओ तुमको वैसे ही टेस्ट मिलेगी, तो भी उस हिसाब से तो हमें बहुत अच्छा वहाँ पे एटलीस्ट मिल रहा था, इंडियन फूड मिल रहा था, वो बहुत बड़ी बात है बाहर जाके, जो इंडिया के भी मेस में नहीं मिलता, इतनी हालत खराब है। और बाकी तो सेल्फ कुकिंग हम थोड़ा थोड़ा करने ही लग गए थे ओकेजनली, तो इतना ये नहीं लगा। वेदर कैसे मैनेज किया? पहले इट वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हम लोग गए थे तो एकदम मुस्टंडे लड़के हैं, एकदम गए घर बिना जैकेट, बिना किसी के बाहर घूम रहे हैं, मस्त आंटी आ रही है, मला दही तो ये क्या चल रहा है चप्पल पे घूम रहे हैं। आंटी बोल रही है कि ठंडी नहीं लग रही,
ठंडी तो लग रही है पर हम तो मुस्टंडे, हम तो ऐसे ही रहते हैं। तो इवेंचुअली हमने भी सीखा आहिस्ता आहिस्ता कि नहीं, जैकेट ज़रूरी है और नॉर्मल क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो उसके हिसाब से अगर आपको क्लोथिंग ना करो तो आपके लिए डिफिकल्टी है। लोग तो सपोर्टिव हैं, लेकिन यू हैव टू बी सपोर्टिव फॉर योरसेल्फ एज वेल। वेदर का है, बट मैं कहूँगी मुझे वहाँ का वेदर आज भी बहुत अच्छा लगता है, जो यहाँ का नहीं अच्छा लगता मुझे। वो तो आदत क्योंकि आदत की भी बात नहीं है, बात ये है कि वहाँ की सर्दी इंडिया की तरह नहीं है। जो यहाँ की सर्दी चुभने वाली होती है ना, जैसे स्किन फटना या बाकी बहुत सारे हेयर फॉल इश्यूज, यहाँ की सर्दी आते ही यहाँ के इश्यूज बहुत अलग है। वहाँ की -30 और -35 कभी भी ऐसे इश्यूज नहीं आए। तुम्हारी स्किन मेंटेन रहेगी, तुम्हारे वो ऐसे गुलाबी सर्दी बोलते हैं ना, काइंड ऑफ वैसी है वो। एंड बहुत मतलब इतना हार्श नहीं, ठंड है, लगती है, सबको लगती है, नो डाउट, बट बहुत अच्छे, तुम बीमार नहीं पड़ोगे उस कारण। तुम ऐसे जैसे यहाँ पे तुरंत कोल्ड कफ पकड़ लेता है, ये होता है, वहां पे वो चीज नहीं होती। क्योंकि मैं खुद 6 साल में कभी भी, मैं 10 महीने वहां पे रही हूँ, मैं एक बार भी वहां पे कभी बीमार नहीं पड़ी। भले मैं 2 महीने जब इंडिया में आई हूँ, मैं तब बीमार पड़ी हूँ, पक्का बीमार पड़ी हूँ, एक बार 2 भी। लैंग्वेज बैरियर कैसे है? लैंग्वेज देखिए, मतलब उस टाइम में जब हम लोग फर्स्ट ईयर था हमारा, तो नॉट मेनी पीपल न्यू इंग्लिश और वी डिडंट नो रशियन। तो 2 वर्ड सीख के गए थे, दा नियत, मतलब चलाना था उसको कैसे भी। कोई कुछ भी बोले दा 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 कोई कुछ भी बोले नियत नियत नियत। तो पहले तो वो बहुत दिक्कत हुई कि दा नियत। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज सीखने से मतलब एजुकेशन पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन लैंग्वेज इज़ फॉर योरसेल्फ। आप कैसे सर्वाइव करना चाहते हो, आप कैसे मतलब वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप भी चाहोगे कि लोगों से इंटरेक्ट करो, उनके कल्चर्स को जानो, दोस्त बनाओ। तो लैंग्वेज इज़ फॉर दैट थिंग स्पेसिफिकली। एजुकेशन के लिए इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसके अलावा इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लैंग्वेज का वही है कि जब तुम आगे जाके, जैसे अभी हम इंडिया में भी देखें, तो यहाँ पे भी लोकल लैंग्वेज हमेशा ज्यादा, सबको इंग्लिश नहीं आती है। सेम फॉरेन कंट्रीज में भी वैसे वो अपने लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं। तो वही चीज है कि जब तुम 3rd 4th ईयर में जाओगे, हॉस्पिटल्स में जाओगे, तो एटलीस्ट जब पेशेंट तुम्हारे पास आएगा तो वो क्या कंप्लेंट्स प्रेजेंट कर रहा है वो तुम्हें समझ सके, तुम एटलीस्ट वो क्या बोल रहा है, और तुम उस हिसाब से उसको ट्रीट कर सको। सेम यहाँ पे भी अगर तुम इंडिया में भी कहीं दूसरे स्टेट भी चेंज कर लो, तब भी तुम्हें थोड़ा बहुत तो वो क्या बोल रहा है एटलीस्ट वो समझ ना आए, बिकॉज सबको हिंदी नहीं आती है, सबको इंग्लिश नहीं आती है। इंडिया में भी नहीं, सेम फॉरेन में भी वैसे ही है, सबको इंग्लिश नहीं आती, इट्स नॉट कंपलसरी। तो बस वही है कि तुम्हें खुद के लिए थोड़ा बहुत तुम कनेक्ट कर सको लोगों के साथ, थोड़ा बात कर सको, कि तुम ग्रोसरी स्टोर जाओ तो तुम्हें समझ सके कि क्या है, खुद ये कर सको। तो उसके लिए बाकी तो कोर्स तो पूरा इंग्लिश में ही था, बट बाकी ओवरऑल सराउंडिंग एनवायरनमेंट के लिए तुम्हें सीखना पड़ता है। होम सिकनेस कैसे हैंडल किया? होम सिकनेस के लिए आई वुड से कि दोस्त हैं, जब आपके पास अच्छे दोस्त हैं, you won't feel homesick. Yeah. That I can surely say that. It's all about friends, I guess. Yeah, friends and family, जो वो हमारी chosen family है, to be honest, friends, जिन्होंने कभी ऐसे घर की कमी ही नहीं महसूस होने दी और लगा ही नहीं, क्योंकि हम सब खुद इतना घुल मिल के रहते थे कि हमारे लिए वही फैमिली बन गई थी हमारे लिए। तो वैसे तो और फोन पे तो बात करते ही रहते थे 24 मतलब 7, कभी भी फोन चालू रहता था तो मम्मा का कॉल आ जाता था, पापा से बात कर लेते थे। और अभी तो इतना इजी हो गया, वीडियो कॉल पे अपन तुरंत बात कर सकते, तो इतना नहीं लगता था, शेयर कर सकते थे सारी चीजें है कि हाँ आज ये हुआ, आज वो हुआ, तो इतना होम सिकनेस भी नहीं लगा। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है, तुम एकदम छोड़ के आते हो, तुम यहाँ से जाते वक्त और आते वक्त दोनों टाइम तुम्हें होम सिकनेस होगा, पर जब तुम एक बार सेट हो जाते हो, तुम्हारी फ्रेंड्स होते हैं, तुम्हारी चोजन फैमिली होती है तुम्हारे साथ, तो यू गेट सेट ओवर देयर। आपने कॉल मेंशन करा, तो क्या मैं जान सकती हूँ सबसे ज्यादा किसको कॉल किया करते थे आप? अम्मी, मम्मा, डेफिनेटली ऑनेस्टली मम्मा। पापा से तो मेरी इतनी बात नहीं होती थी। पापा मेरे महीने में सिर्फ 2-3 बार फोन करेंगे, लाइक पैसे आए, 1 महीने पैसे आले, बस दैट्स इट, कैसे चल रहा है, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। मैं बाकी सारी डिटेल्स मम्मा के पास जाती थी। ओके, तो इंडिया की कौन सी चीज सबसे ज्यादा मिस करते थे आप? खाना, मतलब कुछ भी हो, खाना खा इंडिया का। फूड ऑनेस्टली फूड, दूसरा कुछ है। ओके, सो अगर आप लोग की स्टूडेंट है जो अब्रॉड में रही, उसको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे? ट्रिकी है पर एक्साइटिंग,
Memorable or adventurous? That can be my 3 words, I guess. Independent, compatible, and memories. Lots and lots of memories. ओके सो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल और ट्रैवल अपनी जगह, लेकिन एंड गोल तो डॉक्टर बनना ही होता है, राइट? True. तो एक्चुअल एकेडमिक्स और क्लिनिक एक्सपोजर का एक्सपीरियंस कैसा था? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, एमबीबीएस अब्रॉड इजी है या डिफिकल्ट? ये क्वेश्चन देखिए बहुत ट्रिकी है, क्योंकि ट्रिकी एज इन के इट्स नॉट दैट इजी बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. इट ऑल डिपेंड्स के आप On yourself. हाँ, उसको कैसे ले रहे हो, क्योंकि इवेंचुअली आप यहाँ हो या आप कहीं भी बाहर अब्रॉड हो, पढ़ाई तो आपको खुद से करनी है. और जो भी क्लिनिकल मतलब एक्सपोजर का है, ऐसा नहीं है कि आपके टीचर्स या प्रोफेसर्स आपको पकड़ के लेके जाएंगे कि आओ पेशेंट देखो. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, योर इंटरेस्ट, कि आपको क्या करना है, आपको क्या सीखना है, आप कितना सीखना चाहते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. वही है, टीचर्स वीचर्स का जो है वो सिर्फ 10th स्कूल टाइम तक ही रहता है, जो खींच खींच के लाते हैं करो. उसके बाद में कॉलेज लाइफ में कहीं भी करो तुम, कोई नहीं आता. प्रोफेसर्स बस आएंगे, लेक्चर देंगे, तुम्हें आना है बैठो, नहीं आना है मत बैठो. सबका ऐसा रहता है. सब तुम्हारा सेल्फ इस पर डिपेंड करता है कि तुम कितना करना चाहते हो, तुम खुद कितना पढ़ते हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आगे यही एक ऑप्शन है कि तुमको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ती है खुद से. क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा? क्लिनिकल एक्सपोजर 3rd ईयर के बाद से काफ़ी हद तक था, क्योंकि जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे परक्यूशन और अस्कल्टेशन वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए जो प्रोफेसर्स थे वहाँ के, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. उन्होंने हमें गाइड किया कि आपको ऐसे करना चाहिए, अगर गलत भी है तो ऐसा नहीं है कि सुना दिया कि नहीं नहीं तुम नहीं करोगे, ऐसा करोगे. उन्होंने काफ़ी मतलब कामली हमें समझाया कि ये पॉइंट्स है, ये ऐसे है. और पेशेंट्स भी, हमने कई सर्जरीज देखी हैं, हमने कई मतलब बहुत सारे पेशेंट्स को एग्जामिन किया है, तो काफ़ी कुछ एक्सपोजर है. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज वेल, कि आपके अंदर अगर इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे पेशेंट्स देखना है, मुझे इंटरेक्ट करना है, तो उसके बाद ही प्रोफेसर्स आगे इनिशिएट करेंगे कि हाँ, जब मेरे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है तो आई विल टेक देम टू द पेशेंट्स, आई विल गिव देम मोर क्लिनिकल एक्सपोजर. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. क्लिनिकल एक्सपोजर तो है, और बिग डिफरेंस ये है कि तुम्हें वहाँ पे और नई बीमारी भी पढ़ने को मिलती है जो इंडिया में नहीं है. ऑनेस्टली जो वहाँ के लोगों को क्या ये है, मतलब तुम्हें वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर अच्छा मिलता है इंडिया से. जैसे इंडिया में तुम्हें सिर्फ जो यहाँ की बीमारी है वही पता चलेगी, बाहर और क्या चल रहा है, क्या अलग अलग चीज़ें, वो भी तुम एक्सप्लोर कर पाते हो. उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें है कि क्लिनिकली तुमको जो इंडिया में फॉलो नहीं होती है वो वहाँ पे गाइडलाइंस के थ्रू फॉलो होती है बहुत ज्यादा. एग्जैक्टली. मैंने ये इंडिया में नहीं देखा कोई परक्यूशन, कोई परक्यूशन कर रहा, कोई डॉक्टर परक्यूशन नहीं कर रहा इंडिया में. सब आते हैं बस ये करेंगे बस खत्म. वहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप एटलीस्ट तुमको, मतलब बाहर वो सारी चीजें मेडिकल का ओवरव्यू बहुत अलग है, तो वो तुमको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सिखाते कि तुमको ये करनी ही करनी है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीजें. तो फर्स्ट पेशेंट इंटरेक्शन कैसा था? पहला पेशेंट तो यूं हाथ कांप रहे थे. बोले पेशेंट मार ना दे. एक तो यूं ऐसे बिल्ड था पेशेंट का, मुझे लगा गलत कुछ कर दिया, जो मैंने गलत लिम्फ नोड दबा दिया. पेशेंट मारेगा भाई. एक तो हट्टा कट्टा था, तो इट वाज वेरी स्केरी. बट इवेंचुअली जब पेशेंट से मैंने बात किया कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कोऑपरेटिव थे. और लकीली बहुत रेयर है बट लकीली उनको इंग्लिश आती थी. तो ही वाज लाइक कि नहीं, यू कैन टॉक टू मी इन इंग्लिश एज वेल. तो आई वाज लाइक बहुत आराम मिला, बहुत अच्छा हुआ. तो बस इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस आई गेस. माइन वाज लाइक सेम. पहले जाके कि अभी तक तो थ्योरी किया था सब कुछ, अब वो सारा यहाँ पे अप्लाई करना है. वो ठीक से अप्लाई हुआ तो ठीक, नहीं तो हम खत्म है उस टाइम पे. और ऊपर से सब खड़े रहते हैं कि हाँ बताओ, दिखाओ क्या सिखाया तुमने, बताओ कैसे कर रहा है. और वो प्रेशराइज वाला जोन इतना अलग रहता है. पर जब तुम एक बार कर लेते हो, तुम्हें वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होने लगता है कि नहीं अब तुम कर सकते हो, कि तुमने जो अभी तक थ्योरी में किया था तुमने रियल लाइफ में भी वो चीजें अप्लाई कर रहे हो तुम. तो वो एक फील उस टाइम पे फर्स्ट टाइम एज अ डॉक्टर कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो, वो आया था. सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था जिसमें लगा कि ये तो नहीं हो पाएगा? बायोकेमिस्ट्री. अभी भी मतलब फर्स्ट ईयर से अब तक अगर कोई बोले कि बायोकेमिस्ट्री हटा दो, प्लीज जल्दी हटाओ, उसको नहीं पढ़ना है भाई. मैं खुद फर्स्ट सेकंड ईयर में कैसे उसको हमने हैंडल किया है, कैसे पास किया है, बस रट्टा मार, क्योंकि वो रट्टा फाई वाला ही सब्जेक्ट है, तुमको रट्टा ही मारना पड़ता है और तुम भूल जाओ, पढ़ो एग्जाम दो और भूल जाओ. वो सब्जेक्ट एक ऐसा ही है
बस। क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब लगा कि एमबीबीएस एक्सपेक्टेड से ज्यादा नहीं, ऐसा सच मोमेंट नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिल रहा था हर तरफ से, चाहे वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हो, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो। और कभी अगर थोड़ा सा भी डाउन ऐसा फील हुआ या ऐसा लगा कि यार एग्ज़ाम है नहीं हो पाएगा, तो दोस्त थे काफ़ी मतलब हेल्प करने के लिए कि नहीं करते हैं यार, सब मिलके साथ करते हैं। फिर टीचर से भी अगर कुछ ऐसा लगा कि अगर डिस्कस किया कि नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो एज सच के बहुत हार्ड है वैसा वाला कभी फील नहीं आया। हाँ, थोड़ा सा लगा कि नहीं है, नहीं हो सकता है, या बीच बीच में फंस रहे हैं, उसके अलावा कोई एकदम हार्ड फेस वाला टाइप नहीं था। आई वाज वही चीज़ है कि 19 सब्जेक्ट्स है इन टोटल, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो जाता ही है क्योंकि सारा ग्रैब अप करना, बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स है, खुद में ही सब सब्जेक्ट्स भी इतने उनके। तो हाँ, ऐसा भी नहीं कि इजी में बोलूँगी, तुम एमबीबीएस चूज कर रहे हो तो पहले से तुम रेडी रहो कि तुम वो डिफिकल्टी तुम खुद के लिए चूज कर रहे हो, तो वो चीज तुम्हें करनी है किसी भी हालत में, क्योंकि वो तो इजी है ही नहीं। तुम 6 साल अपने दे रहे हो, 6 साल तो सिर्फ एमबीबीएस के हो गए, उसके आगे भी बहुत साल है, 10 साल 12 साल, तुम जितना सुपर स्पेशलिटी तक जाओगे तो वो तो करना ही है तुम्हें। तो वो तुम खुद पहले प्रिपेयर होके जाओ। बहुत सारे लोग हैं जो घर वालों के प्रेशर में करते हैं तो फिर उनसे नहीं हो पाता है, और जो खुद से आते हैं उनको तो करना ही है क्योंकि उनके पास ऑप्शन बचा ही नहीं है। इतना सारा लड़ाई ये करके, इतना बाहर आके सब ये किया है, तो अब तो पढ़ना ही है, ऑप्शन बचा ही नहीं है कुछ। ओके, सो अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि एमबीबीएस अब्रॉड एक इजी ऑप्शन है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ऑब्वियसली it is easy, but it all depends on your research, क्योंकि there are many people, many sites, many websites, और क्या कुछ नहीं है जो आपको मिसगाइड कर सकता है, आपको गलत राह पे बोलेगा कि हाँ हमारी तरफ आइए हम ये करेंगे। तो इन सब मामलों में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑथेंटिक या जो मतलब ऐसी कंसल्टेंसीज हैं जो आपको सही गाइड करें, आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ आपको बताएं कि ये प्रोसेस है और इसके आगे आपको क्या करना है, जो आपके स्टार्टिंग से एंड तक आपको पूरा सपोर्ट करें। आई गेस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तुमको रिसर्च अच्छे से करो, यूनिवर्सिटीज का सारे चीज का रिसर्च करके जाओ तो सारी चीजें इजी है। पर स्टार्टिंग में होता है क्योंकि सब लोग जो बोलते हैं ना, आधा ज्ञान धोखेदायक होता है, वही चीज है, क्योंकि तुमको स्टार्टिंग में पता नहीं होता है, तुम खुद न्यू होते उस चीज के लिए, तो तुम्हें लोग आके बोलते हैं अरे नहीं वो अच्छा नहीं है, वहाँ का कोई वैल्यू ही नहीं है डिग्री का, तुम एफएमजी वो आने के बाद यहाँ पे आके वो कोई एग्जाम है वो पास ही नहीं होता है, तो वो डर तो ऑफकोर्स बैठ जाता है कि भाई नहीं ऐसा है लोग, क्योंकि मेरे पे घर वालों के इसमें वो मिथ सेट कर दिया था बहुत सारे लोगों ने, तो उनको भी वो डर था। पर नहीं, जब मैं खुद अब जिस उससे गई तो मैं बोलती कि नहीं यार इतना भी नहीं, कुछ भी नहीं है ये जो है, क्योंकि हर चीज के प्रोज भी है कॉन्स भी है और मिथ्स भी उतने ही फैलते हैं, तो वही सारी चीज जो उससे जाता है वो सबसे अच्छा तुम्हें क्लियरेंस बता सकता है। अब तो जैसा कि आप दोनों डॉक्टर बन चुके हैं, तो एक आपको क्या ऐसी क्वालिटी लगती है जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स में होनी जरूरी है? कंसिस्टेंसी इज द की। सो चलो, आप लोगों की जर्नी के बारे में तो बहुत कुछ पता चला, हमें पता चला कि कितनी एक्साइटिंग अमेजिंग जर्नी रही है आप लोगों की। अब टाइम है एक फन सेगमेंट का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मिथ्स होते हैं मार्केट में एमबीबीएस अब्रॉड स्टडी को लेकर, और मुझे आपसे चाहिए कि क्योंकि आप लोग ने उस चीज को फेस करा है तो मुझे रियलिटी आप लोग से सुननी, राइट? तो ओके, सबसे पहले जो मिथ है वो ये है कि एमबीबीएस अब्रॉड की डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होती। देखिए, डिग्री वैलिड नहीं होती तो मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन ऑब्वियसली डिग्री वैलिड है और हर जगह की डिग्री वैलिड नहीं है, इसीलिए ऑथेंटिकेट करना कि कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी एमसीआई अप्रूव्ड है और कौन सी नहीं है, कहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, ये सब आपके रिसर्च का बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि हाँ अगर हम वहाँ से वापस आते हैं तो हमें इतना मतलब हमारी डिग्री वैलिड होगी और हम एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इंडिया में काम कर सकें। The second myth is FMG impossible। नहीं, ये तो नहीं है, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है। मैंने जैसे पहले भी बोला, इट्स जस्ट एन एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का फियर होता है, सब कुछ होता है, पर तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारा नॉलेज तुम्हें सब कुछ हेल्प करेगा, सब कुछ इजी कर देगा। तो नहीं होता ये तो नहीं, क्योंकि हमने खुद निकाला है और हम यहाँ पे बैठे हुए अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे एकदम अच्छे से, तो नहीं, नो। ओके, सो मिथ नंबर 3 इज एमबीबीएस अब्रॉड में पेशेंट नहीं मिलता। मैंने बताया मस्टर्ड ना मिलाता है, आप कैसे पेशेंट नहीं मिलता है?
पेशेंट मिल रहे हैं, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप किस कॉलेज में हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस बोलते हैं हाँ हमारे पास पेशेंट्स है, हाँ हमारे पास ये है, हमारे पास वो, बट नहीं है उनके पास। लेकिन जब आप रिसर्च करके जाओगे, जब आप बात मतलब किसी के थ्रू जो समझता है उस चीज़ को जाओगे, तो डेफिनेटली आपको पेशेंट्स भी मिलेंगे, आपकी एजुकेशन और आपके सब कुछ वैलिडेट होके आप इंडिया में एक स्पेशलिस्ट बन के एक तरह से आओगे। द मिथ नंबर 4 इज एमबीबीएस अब्रॉड वाले डॉक्टर्स को इंडिया में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ऐसे तो नहीं है, क्योंकि यहाँ के IMGs हो या FMGs हो, मिलना तो तुम्हें वही लाइसेंस है, उनको भी वही मिल रहा है। इंटर्नशिप भी हमारे साथ में ही लगती है IMGs FMGs की, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल। तो वैसा तो कुछ नहीं है, तुम दोनों भी सेम पेस में ही जाते हो। यहाँ पे आने के बाद तुमने एक बार FMG निकाल ली कि तुम वो और तुम्हारी डिग्री सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं, तुमको भी वही लाइसेंस मिलता है जो उनके पास है, तुम भी वही डॉक्टर है जो वो डॉक्टर है, वही सारे 19 सब्जेक्ट्स उन्होंने भी पढ़े जो तुमने, सिर्फ इतना ही फर्क है तुमने बाहर पढ़े, उन्होंने इंडिया में पढ़े, बाकी कोई फर्क नहीं है। सो द मिथ नंबर 5 इज फॉरेन लैंग्वेज की वजह से डॉक्टर बनने में डिफिकल्टीज आती है। बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आई। फॉरेन लैंग्वेज अगेन एज आई सेड इट इज फॉर योरसेल्फ, कि आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हो, आप वहाँ के कल्चर को समझना चाहते हो, आप वहाँ रह के अपनी लाइफ को ईजियर करना चाहते हो कंपैरेटिवली। उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इंग्लिश में ही आप बहुत कुछ कर सकते हो, पेशेंट देख सकते हो, टीचर्स हैं आपके लिए, टीचर्स आपको सपोर्ट, अगर आपको रशियन नहीं भी आती है टीचर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम फॉर दैट, सो लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल अ बैरियर। मिथ नंबर 6 इज एमबीबीएस अब्रॉड सिर्फ वीक स्टूडेंट्स ही लेते हैं। ओह गॉड, वो वीक स्टूडेंट्स तो नहीं बोल सकते, बट हाँ जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिनके पास ऑप्शन नहीं है प्राइवेट में इतना भरने की या ये करने की, तो वो जाते हैं। और वीक तो कुछ नहीं है, आके तुम यहाँ पे वही लाइसेंसिंग एग्जाम देते हो, तुम खुद को तुम्हारा ये साबित भी करते हो एलिजिबिलिटी कि तुम एलिजिबल हो, तभी जाके तुम FMG निकाल पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे उल्टा देखा जाए तो IMGs के लिए ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि उन्होंने 6 साल में क्या पढ़ा है कि बता दो लास्ट में, क्या पता हमें कि वो कैसे पास हुए, उनको धक्का दे के पास किया है या कैसे किया है, हाँ बस पास हो जाओ। क्योंकि प्राइवेट में या इंडिया में तो वैसे ही पास करते, तो अगर बच्चों ने इतने पैसे भरे तो उनको पास करना ही है, उनकी फीस इतनी है, सारी चीजें, तो एटलीस्ट हमने खुद को प्रूव किया एग्जाम देके कि नहीं भाई हमने सच में किया है वो चीजें और हम वो ये डिजर्व करते हैं। अभी क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि एक ऐसा मिथ जो आप एडमिशन लेने से पहले सच मानते थे लेकिन वो सच में गलत निकला। रशियन लोग बहुत खतरनाक होते हैं। लोग बोलते हैं रशियन लोग बहुत खतरनाक होते हैं, लोग मतलब माफिया वाले होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। वहाँ गए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होल एनवायरनमेंट इज वेरी मच पीसफुल, वेरी मच लाइक मतलब जीने लायक है, वैसा वाला था। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई, ये मिथ बिल्कुल भी मेरे लिए भी गलत था उस टाइम में, लेकिन जब वहाँ पे देखा, जब वहाँ पे रहे, तो इट वाज लाइक कि हाँ कुछ तो गलत है। मेरे लिए तो वही है सबसे बड़ा कि FMG नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि सारे ऑपोज में थे कि इसको भेज भी दोगे कुछ यूज नहीं है, तुम्हारे पैसे बर्बाद है, कुछ नहीं यूज है, कुछ होगा नहीं निकल पाएगी, इतने बच्चे पड़े हुए हैं, कोई नहीं कर रहे। तो ये मेरे लिए तो सबसे फॉल्स था, मैंने क्योंकि उसको मैंने प्रूफ कर दिया गलत, तो वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी है कि हाँ जो लोग बोलते थे ना, मैंने उनको गलत साबित किया है मेरे खुद के दम पे। ओके, तो बहुत सारे मिथ्स क्लियर हो गए। अब मूड थोड़ा लाइट करते हैं और चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। रूल सिंपल है, जो पहले माइंड में आए वही आंसर करना है, ज्यादा सोचना नहीं। राइट? ओके, सो फर्स्ट, बिगेस्ट फियर बिफोर गोइंग अब्रॉड? लोग। डिस्टेंस। बेस्ट मेमोरी फ्रॉम MBBS अब्रॉड? टाइम विद फ्रेंड्स। सेम टाइम विद द फ्रेंड्स। वर्स्ट मेमोरी? Leaving Russia. Definitely leaving Russia. Hostel या home? Home. That's not even a question. Yeah. Mom या dad? Both. Indian food या foreign culture? Indian food for sure. Definitely. One medical subject you never want to study again? Biochemistry. Okay, ठीक है. One thing every MBBS abroad student should carry? Motivation to pass FMG. For me, lots and lots of sweets and namkeen. खाने का ही सोचो। Okay. FMG examination in one word? Consistency. Yeah, consistency. MBBS abroad in one word?
Memorable. One thing students overthinks the most. FMG FMG Would you choose MBBS abroad again? for डेफिनेटली sure. चले चलो चलो लेके चलो. Okay, so अब हम Betsy Talk Show के फाइनल सेगमेंट में आ चुके हैं. आज हमने MBBS abroad, स्टूडेंट लाइफ, पेरेंट्स के कंसर्न, एकेडमिक्स और FMG एग्जामिनेशन सब टॉपिक्स पर बात करें. अब कुछ फाइनल क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay. अगर आप अपने 17-year-old वर्जन से मिलो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था और फ्यूचर को लेके कंफ्यूज था, तो आप उसे क्या एडवाइस देंगे? पहला एडवाइस पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो. दूसरा एडवाइस के डोंट ओवरथिंक इट, दैट्स इट. 17 इयर्स के थे तब भी नीट की प्रिपरेशन, अभी भी नीट ही कर रहे हैं, तो वही मैं ये दूंगी कि हार्ड वर्क करो, बस खत्म. क्योंकि तब यूजी के लिए कर रहे थे, फर्क इतना है अब पीजी के लिए कर रहे, करना तो है ही. अगर आपका यंगर ब्रदर या सिस्टर डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंडिया में सीट ना मिले तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे? डेफिनेटली अब्रॉड. डेफिनेटली मी टू. मेरा एक भाई गया भी, मैंने उसको सजेस्ट किया था, सो लास्ट ईयर ओनली ही वेंट, तो फॉर श्योर. एक मैसेज जो हर नीट एस्पिरेंट और पेरेंट्स सुनना चाहेंगे आप लोगों से. पेरेंट्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन देयर ओन चाइल्ड कि वो कर सकता है, चाहे वो नीट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो अब्रॉड जाने के बाद FMG के रिगार्डिंग हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू थिंक देयर चाइल्ड कैन डू इट. क्योंकि मोस्टली इंडिया में बहुत चलता है कि क्राउड क्या बोल रहा है, क्राउड के हिसाब से पेरेंट्स अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर देते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स सोचें कि हमारे पेरेंट्स अपने चाइल्ड पे ट्रस्ट करें कि नहीं, हमारा बेटा या हमारी बेटी, हमारा बच्चा कर सकता है. तो पहला तो पेरेंट्स के लिए ये हो गया कि आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें. दूसरा, फॉर ए स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हार्ड वर्क करो, आप कंसिस्टेंट रहो और आप अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करो कि यू कैन नॉट डू इट. देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू. देयर इज, यू कैन डू इट एवरीथिंग एंड एवरी टाइम यू कैन डू इट. आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट. फॉर मी सेम, कॉन्फिडेंस. घर वालों को अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कुछ भी, क्योंकि वो उस चीज़ का बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि घर वाले हम पे कितना कॉन्फिडेंट ट्रस्ट करते हैं या कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं या बाकी वालों से अपने लिए लड़ जा रहे हैं, तो वो चीज़ उसको एक न्यू वे और ये देता है उसको, और मोटिवेट करता है कि नहीं, ये जो दोनों हैं जिन्होंने अपने खुद मतलब अपने लिए इतना कुछ किया है, तो इन दोनों के लिए करना है बस, कुछ भी हो. और ये आज भी जब लोग अपने सारे अपोज में जो गलत गलत बोल रहे हैं उनको सबको शांत करवा के बोलते नहीं, हमें पता है हमारा बेटा वैसे नहीं या बेटी वैसी नहीं, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बच्चे का ये बहुत बढ़ाता है, आत्मविश्वास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आज अगर आपके पेरेंट्स ये टॉक शो देख रहे हैं तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे जो आज तक आपने शायद नहीं बोला? थैंक यू मम एंड डैड कि मुझे मेरे बेस्ट, एकदम बेस्ट मेमोरीज, बेस्ट 6 साल दिए हैं उन्होंने. बहुत बहुत शुक्रिया. जो उनके अपने सैक्रिफाइसेस थे, जो उन्होंने हमारे लिए किया, पता नहीं क्या कुछ कुर्बान किया हमारे लिए, तो वर्ड्स आर नॉट इनफ आई गेस. बट एग्जैक्टली, उनके सारे ड्रीम्स को साइड में रखे, हमारे ड्रीम को उन्होंने इतना ऊपर तक लेके गए, या वो बहुत ज्यादा है. सो थैंक यू मम एंड डैड, लव यू. नाइस नाइस. सो आज का जो हमारा टॉक शो था अब एकदम फाइनल क्वेश्चन की तरफ आ चुका है. सो आई वांट टू नो आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा बेट्सी टॉक शो के साथ? इट वाज वंडरफुल. एंड पहले तो होस्ट को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि इतने सारे सवाल पता नहीं कहाँ से ले आए, पर ले आए, ठीक है. तो बच्चों के भी जेन्युइन सवाल हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट हूँ जो अब्रॉड जाना चाहता है तो वो करेगा, वो उसके दिमाग में रहेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो वेरी थैंकफुल टू द होस्ट कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सवाल बनाए. थैंक यू टू मेडसी कि हमें ये मौका दिया गया है कि बात कर सकें, बच्चों को बता सकें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, वरना शायद ये बात कहीं पुरानी हो जाती, हमें भी याद नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सो वेरी थैंकफुल टू मेडसी, द होस्ट एंड ऋषभ ऑब्वियसली. एग्जैक्टली, मेडिसिन ने इतना इनिशिएटिव लिया. ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक टाइम पे जब मैं भी थी, जब बाहर जाना था तब ऐसा था कि मुझे किसी से बात करा दो जो ऑलरेडी वहाँ पे है, मुझे उससे ये सारी चीजें जो मेरे माइंड में चल रही है वो पूछनी है, कोई सीनियर होगा या, तो हम ऐसे कंसल्टेंट से बोलते थे कि हमें किसी का नंबर दे दो. फिर घर वालों के भी बहुत मतलब दिमाग में सवाल रहते थे, उनको भी वो बहुत क्लियर आउट करते रहे. तो आज शायद मुझे लग रहा है कि हम ऑलमोस्ट सारी चीजें तो हमने हमारा पूरा जर्नी बता दिया है, तो अब किसी को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वो देख के समझ जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसी लाइफ होती कैसी नहीं होती.
और जो है एकदम क्लियर है। Hopefully it's helpful to everyone. या लिटरली, सो थैंक यू पेप्सी हमको इनवाइट करने के लिए और हमको ये मौका देने के लिए कि हम हमारा खुद एक्सप्रेस कर सके, हमारी जर्नी एक्सप्रेस कर सके। हम वापस से एक रोलर कोस्टर राइड पे खेल के आए हमारे 6 साल की। एग्जैक्टली, तो हमको बहुत अच्छा लगा उस चीज पे। थैंक यू again. Thank you so much, doctors, for sharing your experience so honestly. See you in the next episode. Thank you so much. Hopefully. Bye-bye. See you. Bye bye.